हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। इसमें हम लोग चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो कि इन्हीं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से बनाए जाते हैं, और साथ में इन क्वेश्चंस के जो भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 6, 7 और 8 अगस्त के इम्पॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर है उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश। यहाँ बोला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत है जिसे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेता के रूप में चुना गया है। क्या वो मोहम्मद यूनुस हैं, शेख हसीना है, मोहम्मद शहाबुद्दीन है या फिर खालिदा जिया हैं। तो सही आंसर है हमारा मोहम्मद यूनुस जी को, ठीक है, अंतरिम सरकार के नेता के रूप में चुना गया है। कहाँ चुना गया है, वो है बांग्लादेश में। अब ये देखिए, अब ये जो सरकार है बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने जा रही है, ठीक है। अब ये कैसे, आपको पता है कि अभी फ़िलहाल पिछले ही दिनों जो हमारा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश है वहाँ पर मास प्रोटेस्ट हुए हैं, मतलब वहाँ पर आंदोलन हुए हैं। और किसको लेकर आंदोलन हुए हैं, वहाँ पर कोटा सिस्टम को लेकर, कोटा सिस्टम को लेकर आंदोलन, मतलब कि आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश के, उन्होंने बोला है कि कोटा सिस्टम को ख़त्म करिए, उसकी जगह आप मेरिट सिस्टम लेकर आइए, ठीक है। कौन सिस्टम लेकर आइए, मेरिट सिस्टम लेकर आइए। अब सरकार का ये बोलना है कि हम लोगों ने, जो सरकार है, सरकार ने 2018 में ही कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने है, उसने जून 2024 में यह आदेश दिया कि बांग्लादेश में दोबारा से कोटा सिस्टम को लागू करा जाए। अब इसी को लेकर, इसी चीज़ को लेकर वहाँ पर आंदोलन होने लग गए, आगजनी होने लग गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों की मृत्यु तक हो गई है। इतनी ज़्यादा भारी नुकसान है, आंदोलन है कि वहाँ की जो पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना है, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया, और इस्तीफ़ा देके वो भारत में आ चुकी हैं, अपनी शरण ले चुकी हैं। अब ये देखिए, इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, तो इस पे हमारे लिए क्वेश्चन बनना तो लाजमी है हमारे जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं। अब इसी को लेकर अभी फ़िलहाल ये खबर आई है कि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनाई जा रही है, जिसमें कि जो प्रमुख नेता है उसमें मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, मोहम्मद यूनुस जी को अंतरिम सरकार के प्रमुख नेता के रूप में चुना है, ठीक है, में चुना है। अब मोहम्मद यूनुस कौन है, अभी जो मोहम्मद यूनुस हैं ये नोबल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। कौन सा उनको पुरस्कार मिला है, नोबल पीस। नोबल पीस का मतलब क्या हुआ, शांति पुरस्कार, ठीक है। कौन सा, शांति पुरस्कार इनको मिला है। और कब मिला था, ये मिला था 2006 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बांग्लादेश की। और अब किस चीज़ के लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक, जो ना, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक का इन्होंने फाउंडर हैं, ये इन्होंने बनाया था। और इनका जो कंसेप्ट है, कौन से कंसेप्ट, जैसे कि माइक्रो क्रेडिट का कंसेप्ट हो गया, और माइक्रो फाइनेंस के जो कंसेप्ट हैं, इनके ये पायनियर हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से ये रिलेशन रखते हैं, लेकिन जो इनको नोबल पुरस्कार मिला है वो शांति में, मतलब कि पीस में इनको मिला है, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इम्पॉर्टेंट खबर थी, हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अगर आपसे एग्ज़ाम में आए तो मैंने आपको खबर भी बता दी, साथ में उससे बनने कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो मोहम्मद यूनुस थे उनको कौन सा नोबल पुरस्कार मिला है, तो कौन सा मिला था, 2006 में शांति पुरस्कार इनको मिला था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विनेश फोगाट was disqualified in 50 kg weight category of Olympics, ठीक है, Olympics। she is related to which of the following games। यहाँ बोला है कि हाल ही में विनेश फोगाट को महिलाओं के 50 किलोग्राम स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई किया गया है। वो कौन से खेल से संबंधित है, आपको पता है कि हाल ही में जो हमारे जो विनेश फोगाट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, वो उनको 50 केजी का जो कैटेगरी है उसमें से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो फाइनल तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे लिए या तो सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए आना एक
क्या बोलते हैं उसको कि निश्चित था, लेकिन उनको उनके साथ एक क्या बोले कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, मतलब हादसा हो गया कि उनको इस स्पर्धा से ही बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुख की घड़ी है कि हमें सिल्वर और गोल्ड मेडल हमारा पूरा पक्का था, या तो सिल्वर मेडल तो आना ही था, और अगर पूरा जीतती तो हमारे लिए गोल्ड मेडल हमारे खाते में आता। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि विनेश फोगाट जो हैं वो कौन से खेल से संबंधित हैं, क्या बैडमिंटन, कुश्ती, टेनिस, कबड्डी। तो सही आंसर है कि जो विनेश फोगाट हैं वो रेसलिंग से, मतलब कि कुश्ती से रिलेशन रखती हैं। अब इस टाइप में जब उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, पेरिस ओलंपिक से उनको बाहर निकाल दिया गया है, इसी के बाद विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट को उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो अब रिटायर हो जाएंगी, अब वो नहीं खेलेंगी, ये बोल दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये कि जो इंसान फाइनल तक पहुंच चुका है उसके बाद डिसक्वालीफाई करना बहुत बड़ी बात है, तो हमसे ये क्वेश्चन ये वाली बात बन सकती है कि जब वो फाइनल में पहुंची थी कि एक साइड तो विनेश फोगाट थी, तो उनके अगेंस्ट में कौन था। ठीक है, अगेंस्ट में कौन था, तो अगेंस्ट में थी यूएसए की, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की सारा, कौन थी, यूनाइटेड स्टेट की सारा एन, एक मिनट नाम पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, नाम है इनका सारा एन और हिल्डेब्रेंड। ठीक है, ये इनका नाम था, सारा एन के अगेंस्ट ही, कि ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है। ठीक है, अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, साथ में इनको किस लिए निकाला गया है, केवल इनका 50 किलो में 100 ग्राम ज़्यादा वजन था, इसी को लेकर इनको निकाला गया है। तो हमारे लिए दुखद घड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यामिनी कृष्णमूर्ति रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। यहाँ पे बोला है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंध रखती हैं, क्या भरतनाट्यम से, ओडिसी से, कुचिपुड़ी से, कथक से। तो सही आंसर है हमारा भरतनाट्यम से। ठीक है, कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो भरतनाट्यम की एक डांसर। अब क्या खबर में क्या था कि इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति की डेथ हो गई है, तो उसी को लेकर ये खबरों में था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम भरतनाट्यम के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। अभी जो भरतनाट्यम है ये लगभग अगर हम बोलें तो 2000 साल पुराना, ठीक है, 2000 साल पुराना एक डांस फॉर्म है। ठीक है, ये वन ऑफ द 8 हमारे इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं, उसमें से एक भरतनाट्यम भी है। और भरतनाट्यम को कभी इसका दूसरा नाम अगर हम बोलें तो इसका नाम है दूसरा ईका हर्या। ठीक है, ईका हर्या इसको भी बोल, अगर आपसे भरतनाट्यम ना देके ईका हर्या वो दे दिया जाए तो वो भरतनाट्यम ही है। ठीक है, अब जो भरतनाट्यम का जो डांस होता है, ठीक है, जिसको वो परफॉर्म करते हैं, तो इसमें आपके जो लेग्स हैं, ठीक है, जो टांगे हैं, हाथ हैं, आँखें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और कभी कभी इस डांस फॉर्म को हम लोग फायर डांस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फायर डांस के नाम से कैसे, जैसे कि कभी यहाँ पर तो कभी स्लो मूवमेंट धीरे धीरे डांस करा जाता है, कभी कभी ये थोड़ा कभी कभी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए स्लो और फास्ट का जो मिक्सचर है, इसकी वजह से इस डांस को हम लोग फायर डांस के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं, जैसे कि बिहार स्पेशल की सीरीज़ है। इसमें ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जो कि बिहार के एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे बिहार की स्पेशल इतिहास है, हिस्ट्री है, वो कवर करवा दिया है केवल 3 वीडियोज़ में। बिहार का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो चल रहा है। और बिहार के 6 महीने के जो करंट अफेयर्स है, स्पेशली बिहार से रिलेशन करंट अफेयर भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके इसको ज़रूर देख सकते हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज विद नोट्स के साथ, चैप्टर को नोट्स के साथ आपको पढ़ाते हैं। फिर इसमें से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डाल देते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, चैनल्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बढ़ाने के पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर हमारे जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जिसको कि मैं पढ़ा रही हूँ। फिर हमारी मंथली मैगजीन की सीरीज़ है, इसमें हम लोग जो पिछला महीना गया होता है, जैसे कि आपका जुलाई का महीना गया है, तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको 1 लाइनर में हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। जुलाई महीने को हम लोगों ने केवल 40 1 लाइनर में कंप्लीट करा है, आप जाके उसको देख सकते हैं।
फिर हमारी ट्रिक्स की वीडियो, इस ट्रिक्स की सीरीज़ है, इसमें हम लोग 5 MCQ डिस्कस करते हैं, अनोखे तरीके से आपको याद करवाते हैं। फिर है मेंस के टॉपिक्स की वीडियो, इसमें उन बच्चों के लिए जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग रेगुलरली वीडियो लेकर आते रहते हैं। फिर हमारी पॉलिटी MCQs की सीरीज़ है, इसमें हम लोगों ने वीडियो पहले ही बना रखी है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। फिर अगर आप हमारी कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर रेगुलरली हम लोग आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर उसको अटेम्प्ट किया करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितनी भी सीरीज़ है हमारे चैनल पर, पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है। साथ में ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चों इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ इन द नेम ऑफ नाओ दिहांग रिवर। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नाओ दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाओ दिहांग नदी के नाम पर है। क्या वो नंदा देवी नेशनल पार्क है, क्या वो नामदफा नेशनल पार्क है, या फिर वो नेवरा नेशनल उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर वो कंचनजंगा नेशनल पार्क मतलब कि कंचनजंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। तो सही आंसर इसका क्या है कि ये नामदफा नेशनल पार्क है। अभी जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा। ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब ये खबरों में क्यों था, क्योंकि खबरों में 61 साल के बाद, ठीक है, लगभग 61 साल के बाद एक ऐसी तितली पाई गई है। ठीक है, 61 साल के बाद तितली पाई गई है जिसपे कि 4 तरीके की रिंग है, मतलब स्पॉटेड रिंग है। तो उसको लेकर ये खबरों में था। तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी तितली, कैसी तितली, कौन सा स्पॉट, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमसे नामदफा के बारे में पूछ सकते हैं। तो पहली बात क्या हुआ, जो नामदफा नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में है, पहला ये हो गया। उसके बाद ये जो नामदफा नेशनल पार्क है, ये जो नदी है नाओ दिहांग रिवर, ठीक है, नाओ दिहांग रिवर के नाम पर ही इसका नाम नामदफा पड़ा है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये जो नाओ दिहांग रिवर है, नदी है, ये ब्रह्मपुत्र है ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी एक सहायक नदी है, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी है ये हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नामदफा नेशनल पार्क है ये एक ट्राई जंक्शन पर है, मतलब ये जो है अपनी जो बॉर्डर है वो इंडिया से में भी बनाता है, म्यांमार में भी बनाता है और चाइना में भी बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी की जो बाउंड्री है वो भारत में भी है, म्यांमार में भी है और चाइना में भी है, तो वो है हमारा नामदफा नेशनल पार्क। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इस वाला जो पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है। ठीक है, किस में आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश में और भी बाकी प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो जैसे कि आता है आपका पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ठीक है, फिर आपका आता है कामलांग, ठीक है, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, फिर है आपका माउलिंग, ठीक है, माउलिंग नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है जो कि हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है, पक्के भी है, नाम कामलांग भी है और माउलिंग भी है। तो इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जाए तो ये सभी अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये हमारे भारत का नक्शा है, मैप है। तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और यहीं पर इस साइड में आपका पड़ेगा नामदफा नेशनल पार्क। क्या पड़ेगा, नामदफा नेशनल पार्क, जो कि चाइना से भी बॉर्डर बना रहा है, म्यांमार से भी बना रहा है, इंडिया में तो ये है ही। ठीक है, ये म्यांमार हो गया और ये भारत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मिलेट। यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिलेट के संबंध में सही है। क्या ये गुड सोर्स हैं फाइबर के, प्रोटीन के, विटामिन के और मिनरल्स के अच्छा स्रोत है। क्या इनको न्यूट्री सीरियल भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि पोषक अनाज के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्या ये ड्रॉट रेजिस्टेंस हैं, मतलब कि सूखा प्रतिरोधक हैं, या फिर सभी जो स्टेटमेंट हमें ऊपर दे रखी हैं, जो कथन हमें ऊपर दे रखे हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो आंसर है हमारा सारा के सारे स्टेटमेंट जो कथन है वो बिल्कुल सही है अगर हम मिलेट की बात करें।
ये जो मिलेट होते हैं, जैसे कि मोटा अनाज की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मिलेट की, जैसे कि हमारा बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, और भी बहुत सारे मोटा अनाज हैं, सोरगम है, इन सब में बहुत ज़्यादा हमें फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स भरपूर होते हैं। हम लोग आज की डेली लाइफ में, ठीक है, डेली लाइफ में इन लोगों को हम भूल चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कौन कौन? जैसे कि जौ, बाजरा, राई, रागी, ठीक है, ये सारे इस टाइप के जो मोटे अनाज हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। तो इसी वजह से, इनकी न्यूट्रिशन की वजह से इनको न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है, पोषक अनाज कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो तत्व हैं इम्पॉर्टेंट, हम बोले जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमें पैसे दे के, हम जब ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तभी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, उसने हमें कम पैसों में भी ऐसे न्यूट्रिशंस वाले जो चीज़ें हैं वो हमें दे रखी है। तो यहीं पर हमारा मिलेट भी आता है, ठीक है। अब देखिए ये खबर में क्या था कि खबर में अभी जो फ़िलहाल हमारे देश में 32वां, ठीक है, कौन सा 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो यहीं पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं ना, तो इन्होंने बोला है कि हमारा जो देश है वो मोटे अनाज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो जैसे कि जिसको हम, आपको पता होगा कि मिलेट को श्री अन्न का नाम भी दिया गया है, ठीक है, किसका नाम दिया गया है? श्री अन्न का नाम दिया गया है। अब ये जो मोटे अनाज होते हैं ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी की जो कमी हो रही है, ठीक है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, पानी की जो कमी हो रही है, उसको लेकर हमें मोटे अनाज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जलवायु में जो परिवर्तन है, पानी की कमी है, उसमें भी ये उग जाते हैं। तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये हमारी पॉपुलेशन को सस्टेन करने में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। सेकंड बात क्या है कि ये सूखे में भी उग जाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारे खबर में था। क्यों खबर में था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो दिल्ली में हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके बारे में बोला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 32वां हुआ है। ये हमारे देश में लगभग 65 साल बाद हुआ है, ठीक है, 65 साल पहले हुई थी। तो इसकी भी थीम हमसे पूछी जा सकती है। तो इसकी जो थीम थी वो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ठीक है, ये थीम थी। पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर ये हमारे देश में 65 साल बाद हुई है। बहुत बड़ी बात है कि 65 साल बाद हुई है, 32 भी है, ठीक है ना। तो इसका हमारी थीम पूछा जा सकता है। और कहाँ पर हुई है? ये हुई है हमारी दिल्ली, मतलब कि भारत की राजधानी में। चलिए कौन सी है एक बार और जान लेते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा। यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की प्रसिद्ध कुल्लू और कांगड़ा घाटी को बनाती है। कौन सी? कुल्लू और कांगड़ा घाटी को बनाती है कौन सी नदी? क्या वो चेनाब है, रवि है, सतलुज है, या फिर वो ब्यास है? तो इसका सही आंसर है कि ब्यास, ठीक है, ब्यास नदी। अब कुछ जान लेते हैं ब्यास नदी के बारे में। अब ये जो ब्यास नदी है, आप लोगों ने सुना होगा 5 रिवर्स, ठीक है, मतलब कि 5 नदियाँ जो कि पंजाब में बहती हैं। आपको पता है पंजाब में बहती हैं, तो उनमें से एक ये ब्यास नदी भी है, ठीक है। अब ये जो ब्यास नदी है, अगर हम बात करें कि ये कहाँ से राइज़ होती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है रोहतांग पास से। कहाँ से होता है? रोहतांग पास से इसका जो है वो उद्गम होता है। और अगर इसकी हम लोग ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों के बारे में अगर हम इसकी बात करते हैं, तो वो होती है, जैसे कि हम लोग बात करें तो बैनगंगा, ठीक है, बैनगंगा हो गई, फिर है पार्वती, कौन सी होगी? पार्वती, फिर है सेंज हो गई, फिर है तीर्थन, ठीक है, तीर्थन होगी। ये इंपॉर्टेंट हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब यही ब्यास नदी भी जो कुल्लू और कांगड़ा घाटी को बनाती है, और कहाँ बनाती हैं? ये बनाती है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हमसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से है, राइज कहाँ से होती है, तो ये रोहतांग पास से, जो कि हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहा है, मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसी को लेकर है, क्योंकि इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना ज़रूर है। तो पूछा है कि हमारे देश में, भारत में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा करता है? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय या फिर मिज़ोरम। तो इसका सही आंसर है कि जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, कौन सा? जो पश्चिम बंगाल है वो हमारे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा ये करता है। अगर हम मैप में देखें तो ये देखिए, ये मैप मैंने लगभग एक रफ सा मैप बनाया है। ये जो मैप है ये आपका बांग्लादेश का मैप है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा, और भी ऊपर जाएंगे तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये पूरे की पूरी बांग्लादेश से टच हो रही है, इतनी मोटी सीमा टच हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आता है मेघालय। क्या आता है? ये मेघालय हो गया, ठीक है। और आगे चलते हैं तो ऊपर की साइड जाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा का पूरा ये वाला जो एरिया है ये आसाम का है, ठीक है। किसका है? ये आसाम का एरिया हो गया। और अगर और नीचे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं तो इस साइड में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये रफ मैप है थोड़ा, ये आपका त्रिपुरा आता है। क्या आता है? ये है आपका त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया। और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं तो यहाँ पर इस साइड में, यहाँ ये देखिए, ये वाला जो एरिया, ये दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें ये पेन लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये यहाँ पर है मिज़ोरम, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मैप मैंने आपके लिए ड्रॉ करा है कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय। अब देखिए यहाँ पर हम देखें इसकी बाउंड्रीज़ को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा बांग्लादेश ही इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि बांग्लादेश की ही, वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश में सबसे बड़ी लंबी सीमा ये साझा करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश में कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो कि बांग्लादेश को टच करते हैं, तो पहला हमारा हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर हमारा दूसरा आता है आसाम हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है, थोड़ी सी बाउंड्री यहाँ भी टच कर रहा है। फिर तीसरा हमारा हो गया मेघालय, चौथा हमारा है त्रिपुरा और पांचवा हमारा है मिज़ोरम। तो यहाँ से भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से देख लिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बांग्लादेश पे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेबी। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेबी के संबंध में सही है। क्या यह वैधानिक इकाई है, मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, ठीक है। बिफोर द सेबी, मतलब सेबी के अस्तित्व में आने से पहले द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू वाज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ बोला है पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो आंसर है हमारा सारे के सारे सही। अब ये हमारे जो न्यूज़ है उसमें ये न्यूज़ में था। अब क्यों? क्योंकि जो सेबी है उसने जो अपने जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, अपने जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है, ठीक है, थोड़ी ढील दे दी है। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज़ के लिए, ठीक है, जो एडवाइजर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एनालिटिक्स होते हैं, उनके लिए थोड़ी ढील प्रदान कर दी है। तो उसी को लेकर हमसे सेबी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो बात यह है कि हम लोग सेबी की जो फुल फॉर्म है वो जान लेते हैं। तो सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आपसे 1000 बार पूछा गया है। जबकि वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप की जो फुल फॉर्म होती है वो पूछ ली जाती है। दूसरी बात है ये एक वैधानिक इकाई है, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब कैसे? ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, क्योंकि इसको एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एक एक्ट लाके इसको बनाया गया है जिसको कि एस्टेब्लिश करा गया था 1992 में, इसको एस्टेब्लिश करा गया था। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हमने जान लिया। अगर हम इसके रीजनल ऑफिसेज़ की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके रीजनल ऑफिस की बात करें तो ये अहमदाबाद में भी है, कोलकाता में भी हैं, चेन्नई में भी हैं और दिल्ली में भी हैं, ठीक है। रीजनल ऑफिस यहाँ पर आपको अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन हेडक्वार्टर आपको इसका मुंबई में मिलेगा। ये बात हो गई। और सेबी से पहले, जब सेबी तो 1992 में बना है ना, 1992 में बना है, उससे पहले क्या ऐसी कोई अथॉरिटी थी?
हाँ थी। उससे पहले भी एक अथॉरिटी थी जिसको कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू के नाम से जाना जाता था, जिसको कि एक एक्ट से बनाया गया था। वो एक्ट था 1947 का, ठीक है। ये अथॉरिटी थी, इम्पॉर्टेंट है। अब सेबी काम क्या करता है? अब जो सेबी है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्ट करते हैं, निवेश जो करते हैं, उनके किस में निवेश करते हैं? सिक्योरिटीज़ में निवेश कर दिया, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स वगैरह जो होती हैं, उसमें जो निवेश करते हैं, उनको लेकर उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उसके बारे में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो जो भी काम होगा सिक्योरिटीज़ को लेकर, मार्केट सिक्योरिटीज़ को लेकर, वो सेबी ही इनसे देखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं जो भी इसकी इंपॉर्टेंट पीछे की जो भी स्टैटिक जीके था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए, ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।